नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीएससी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो बेटर वे इज़, अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन एमसीक्यूज़ को रिवाइज करना है। हालांकि देखिए, आपने जब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बारी तो आपको जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप जस्ट रिवाइज कीजिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जैसे कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको आर्मी स्कूल के टीजीटी की, केवीएस के टीजीटी की, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं, एनवीएस में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान में आ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री में आ चुके हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं टीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो वो एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ में हम वही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्टेड कंटेंट हमारे क्यूडी परिवार के सदस्य ने हमसे डिमांड की थी कि मैम जितने भी टाइप की एस्टिवेशन है प्लीज़ उन्हें क्लियर कर दीजिए, ताकि हम ये जो फैमिलीज़ पढ़ रहे हैं उनमें किस प्रकार का एस्टिवेशन दिया हुआ है, किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस दिया हुआ है, ये सभी क्लियर हो सके, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रयास है आप सभी को एस्टिवेशन समझाने का। देखिए इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए रिटर्न कंटेंट यानी कि थ्योरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है गाइज। अब देखिए सबसे पहला देखिए वॉल्वेट क्या होता है। तो वॉल्वेट मतलब होता है कि अगर आप एक सर्कल बना देते हैं और इसी सर्कल के ऊपर अगर सारे के सारे जो पेटल्स है वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, बिना टेढ़ा मेढ़ा हुए, तो ये आपका क्या कहलाता है, वॉल्वेट। यानी कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर सर्कुलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रफली नहीं, पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर्म में अगर सारे पेटल्स अरेंज हो जाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड वॉल्वेट। अच्छा, अब ट्विस्टेड क्या होता है। ट्विस्टेड मतलब कि एक एंड जो होता है पंखुड़ी का वो अंदर की तरफ होता है, दूसरा बाहर की तरफ निकला है। ऐसे ही सारे पेटल्स में आप देखेंगे एक एक होता है जो सिरा अंदर की तरफ होता है, दूसरा बाहर की तरफ होता है। तो पूरे सर्कुलर फॉर्म में इसी तरीके से अरेंज्ड होते हैं, तो इसे कहते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होकर के, ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा होकर एक एंड सिरा जो है वो अंदर हो गया, एक सिरा बाहर, ठीक है, ये आपका ट्विस्टेड। अब इम्ब्रिकेट देखिए, तो इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि यहाँ पे दो पंखुड़ियाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर 5 पंखुड़ियाँ हैं ना तो उनमें से 2 पंखुड़ियाँ एकदम आमने सामने, ये एक पंखुड़ी सीधे पूरी अंदर होगी, ठीक है, पंखुड़ी मतलब पेटल, एक पेटल सीधे पूरा अंदर होगा और एक पेटल जो होगा पूरे तरीके से बाहर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो और पेटल्स अरेंज है ये सभी क्या है, ये ट्विस्टेड टाइप के आपको नज़र आएंगे। यानी कि अब ये जो देखा आपने दो, ये पूरे तरीके से इंटरनल में है और ये पूरे तरीके से एक्सटर्नल एरिया में। इसके अलावा जो अदर 3 हैं वो क्या होंगी, ट्विस्टेड फॉर्म में, यानी कि एक सिरा इधर बाहर है तो एक अंदर, एक सिरा बाहर है तो एक सिरा अंदर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी ट्विस्टेड फॉर्म में पेटल्स अरेंज है, यहाँ भी ट्विस्टेड फॉर्म में, पर यहाँ पे क्या है, पेटल पूरे तरीके से इंटरनली प्रेजेंट है और यहाँ पे पूरे तरीके से एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये होता है आपका इम्ब्रिकेट। चलिए बात करते हैं क्वीन क्विंशियल के बारे में। तो क्वीन क्विंशियल में क्या है, ये सबसे अलग देखा जाता है, ये दोनों आपके, ठीक है, ये दोनों जो आपके एस्टिवेशन होते हैं सबसे अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें एस्टिवेशन में डिफ़िकल्टी थी, तो एस्टिवेशन का मतलब पहले जान लीजिएगा। एस्टिवेशन मतलब होता है जो पेटल का अरेंजमेंट होता है ना फ्लावर्स के अंदर, तो उसे एस्टिवेशन आप कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे ए और बी, सॉरी डी और सी यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ये एस्टिवेशन सबसे अलग माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक जो होता है पेटल वो ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है, यानी कि एक सिरा, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सिरा यहाँ पे अंदर है और एक सिरा बाहर है इस तरफ, ठीक है। लेकिन बाकी सारे क्या है, देखिए एक चीज़ बहुत ही ध्यान से नोटिस कीजिएगा, क्या यहाँ 2 पेटल्स हैं वो पूरे तरीके से अंदर हैं, पूरे अंदर हैं, और 2 पेटल्स पूरे तरीके से बाहर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
क्या है, 2 पेटल्स पूरे तरीके से बाहर की तरफ है और 2 पेटल्स पूरे तरीके से अंदर की तरफ है। अब देखिए 2 पेटल दो बाहर, 2 पेटल बाहर, 2 पेटल अंदर। ठीक, अब क्या है, एक जो बचा हुआ है ये सिरा अंदर होगा और दूसरा बाहर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमें इमेज दोबारा बनानी पड़ी है रफली। बाकी ये देखिए ये चीज़ पूरी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या, क्विन्सेंशियल। अब वैक्सिलरी देख लीजिए। वैक्सिलरी मतलब कि एक जो पेटल है वो सबसे बड़ा होगा, वो बिल्कुल टिप पे होगा, एपेक्स पे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसके लोअर साइड में बिल्कुल इस प्रकार से वी टाइप का एक पेटल प्रेजेंट होगा और इन्हें कवर करते हुए 2 पेटल्स कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 5 पेटल है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन सबकी प्रोजेक्शन जो है वो अलग अलग हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने एक बड़ा पेटल है जिसने सबको कवर करके रखा हुआ है, इसके अंदर एक वी टाइप का और उसी वी टाइप के बड़े और वी टाइप के बीच में 2 साइड में जो पेटल्स हैं वो प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, वैक्सिलरी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। तो आज जिस फैमिली के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आपकी फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली जिसका एक और नाम है लेगुमिनेसी फैमिली। ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली मतलब कि ये वो फैमिली है जिसमें ज़्यादातर दालें बिलोंग करती हैं। ठीक है, जितनी भी दालें हैं आपके, अरहर, मूंग की, उड़द की दाल है, चने की दाल है, ये सभी दाल इसी फैमिली में एग्जिस्ट करती हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है लेगुमिनेसी का, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप ये देखिए कहाँ से बनते हैं, सोलोनेसी फैमिली से, कंपोजिटी फैमिली से, लिलिएसी फैमिली से, ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली से, और इसके साथ यूफोरबिएसी फैमिली से। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर के सेक्शन की तरफ। ठीक है, तो देखिए रूट्स की बात करी जाए यहाँ फैबेसी फैमिली के अंदर। चलिए रूट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम डिस्कस कर लें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम जो पहले ट्रेंड लेकर चल रहे थे, यानी कि कोई भी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने से पहले यू शुड कीप इन माइंड अ थिंग कि आपको उस फैमिली से रिलेटेड वो सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। ठीक है, तो दालें हैं, अगर आपको मौका मिले कभी दालों का पेड़ देखने का तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और उसको एनालाइज कीजिएगा कि किस टाइप का जो है वहाँ पे लीफ दिखाई दे रही है, किस टाइप की रूट्स है, किस टाइप की स्टेम है, तो ये सभी देखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना जान लीजिए कि जितनी भी दालें होती हैं ना वो सारे इसी में आती हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो रूट जो होती है यहाँ पे, सबसे पहले रूट से स्टार्ट करेंगे। तो लेगुमिनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली में जो रूट्स होती है वो कैसी होती है, टैप रूट सिस्टम होती हैं। ठीक है, रूट नोड्यूल्स उनके अंदर पाए जाते हैं, और ये रूट नोड्यूल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपकी जड़ है। ठीक है, जड़ों में आपको गांठें टाइप की नजर आएंगी। ठीक है, गांठें क्यों, इन गांठों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो इन्हें, क्योंकि देखिए दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसीलिए इन सभी प्लांट्स की जड़ों में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं दैट आर फॉर द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब देखिए ये आपकी किस टाइप की रूट्स होती हैं, डाइकोटिलेडन्स में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ये आपको पता है। और जितने भी यहाँ पे दालें होती हैं ना लेगुमिनेसी फैमिली की, जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो सभी कैसे हैं, डाइकॉट्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डाइकॉट मतलब द्विबीज पत्री। स्टेम, अब चलिए तने की बात करते हैं गाइस। तो तना यहाँ पे क्या होता है, इरेक्ट, यानी कि एकदम स्ट्रेट तना होता है, या फिर कई बार क्लाइंबर भी दिखेगा, मतलब कि जो आपको यहाँ पे टेंड्रिल्स होते हैं ना, टेंड्रिल्स के शेप में उनके अंदर कुछ पाए जाते हैं प्रोजेक्शंस, जो कि दूसरे प्लांट को पकड़ के लटकते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पे जो स्टेम होता है वो कड़ा नहीं होता, ठीक है, सॉफ्ट होता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फैबेसी फैमिली में ज़्यादातर देखिए आते हैं श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज़, और मेजरली इसमें क्लाइंबर्स आते हैं। क्लाइंबर्स मतलब कि वो उनका सॉफ्ट तना होता है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, तो उन्हें आप क्लाइंबर्स कहेंगे, यानी ज़मीन पे रेंग के उगने वाले। ठीक है, लीव्स की बात करी जाए तो लीव्स में पैटियोलेट होती हैं, मतलब सभी के अंदर पैटियोल पाया जाता है। ठीक है, पैटियोल मतलब कि लीव्स के नीचे जो डंठल आप देखते हैं ना, तो उसी लीफ के डंठल को हम क्या कहते हैं, पैटियोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ की लीव्स यहाँ पे होती है पिन्नेट। पिन्नेट मतलब कि लीफ जो होती है वहाँ पे कुछ इमली टाइप की प्रोजेक्शंस आपको नज़र आएंगी। ठीक, इमली की लीफ अगर आपने देखी होगी तो कैसे नज़र आती है, यहाँ पे इमली की जो लीफ होती है उनके अंदर छोटे छोटे जो लीफलेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो सभी एक गुच्छे में पाए जाते हैं, तो ये सभी आपके क्या है, पिन्नेट। ठीक है,
लीफ यहाँ पे कंपाउंड देखी जाती है और कई बार सिंपल भी देखी जाती है। सिंपल मतलब कि ये आपका ब्रांच है, मेन ब्रांच, और यहीं से आपके जो है लीफ निकली है और ये है आपका लीफ का पैट्यूल। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि लीफ कंपाउंड होती है, यानी कि ये मेन ब्रांच है और यहाँ से एक और ब्रांच निकली और इस ब्रांच में इस तरीके से लीफ। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है पल्वेनियस लीफ बेस है जो इनमें प्रेजेंट होता है। लीफ बेस थोड़ा सा चौड़ा होता है, चपटा टाइप से यहाँ पे। ठीक है, स्टिपुलेट होता है। ठीक, स्टिपुलेट मतलब कि यहाँ पे नीचे एक छोटी सी लीफ के नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन नज़र आती है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ डाइकोटिलेडन्स फैमिली आर हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये देख लीजिए। इस टाइप का जो आप लीफ देखते हैं ना, इसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब लीफ के अंदर जो वेन्स होती है ना वो इस तरीके से पैरेलली रन करती हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ पैरेलल वेनेशन। अब देखिए फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आते हैं तो सबसे पहले एक डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं कि फ्लोरल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है। ठीक है, चलिए तो अभी फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन जानने से पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं ओवरव्यू कि किस टाइप का फ्लावर पाया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्या फ्लोरल फार्मूला होता है और क्या होता है फ्लोरल डायग्राम। चलिए देखा जाए तो ये आपके सामने है लेगुमिनेसी फैमिली का एक एग्जाम्पल, यानी कि मटर। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपके लेगुमिनेसी फैमिली में वो सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि दालें हैं। ठीक है, चलिए तो मटर को देखते हैं। तो मटर में देखिए एक होता है स्टैंडर्ड पेटल जो कि सभी पेटल्स को कवर करके रखता है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे स्टिग्मा, फिर स्टेमेन, फिर स्टाइल और ओवरी। एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी ये तीनों एक ही सेक्शन में डिवाइड है। इनके जस्ट नीचे स्टाइप प्रेजेंट होता है जो कि होल्ड करके रखता है ओवरी को, जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है मटर का, पेडिकल का वहाँ पे। ठीक है, आप देखिए, आप देख रहे हैं कैलिक्स, और कैलिक्स क्या है, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आप देखेंगे सब ये जो कैलिक्स आप देख रहे हैं सारे के सारे जुड़े हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह बोल टाइप का नजर आएगा, कटोरे की तरह। ठीक है, आगे देखिए पेटल किस टाइप का होता है, तो एक होता है स्टैंडर्ड पेटल जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, उसके साइड में होता है विंग पेटल क्योंकि पंख की तरीके के हैं, और ये लास्ट है आपका कील पेटल, और उसके अंदर आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से एंड्रोशियम। ठीक है, यहाँ एक सिंगल स्टेमन होता है और जो छोटे छोटे एंथर होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो स्टेमन होते हैं यहाँ पे, तो एक होता है सिंगल स्टेमन बाहर की तरफ और बाकी इस तरफ आप देखेंगे छोटे छोटे। ठीक है, ओवरी देखिए, ओवरी या गैनोशियम देखिए, तो गैनोशियम क्या होता है, यहाँ पे नीचे स्टाइप होता है, फिर ओवरी, फिर स्टाइल, फिर स्टिग्मा। ओवरी देखिए मोनोलॉकुलर होती है, एक लोक्यूल होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला आपका देखिए, ब्रैक्टिएट यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, फिर ये क्या होता है, ये है आपका जाइगोमार्फिक। ठीक, जाइगोमार्फिक मतलब कि सिर्फ एक एक्सिस है, जहाँ से आप इसे काटेंगे तो दो इक्वल हेल्प्स में डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट सब एक ही जगह प्रेजेंट है। कैलिक्स यहाँ पे कितने होते हैं, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके देख लीजिए। कैलिक्स यहाँ पर कितने हैं गाइस, तो कैलिक्स है यहाँ पे 5, करोला कितने हैं 5, एंड्रोशियम है 9+1 और जो गाइनोशियम है वो है 1। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये जो फ्लोरल फार्मूला है वो क्या है। तो गाइज ये जो आप फ्लावर की डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब देखिए ये फ्लोरल फार्मूला है क्या, तो ये आपने यहाँ पे देखा फ्लोरल फार्मूला, तो आप ये जो देख रहे हैं फ्लोरल डायग्राम, यही चीज़ यहाँ पे आपको सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, इस पर आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे आपका रेसिमोज टाइप का होता है। रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस क्या है, ये ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्लावर कैसा होता है यहाँ पे, तो फ्लावर कंप्लीट होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फ्लावर की जितने भी पार्ट्स होते हैं जिनमें सेपल, पेटल, कैलिक्स, करोला, सेपल, पेटल, गाइनोशियम, एंड्रोशियम आता है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्रैक्ट भी होता है। ठीक है, पेडंकल भी होता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, दैट मीन्स कि मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्लेस पे प्रेजेंट है। जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन में यहाँ पे ओवरी पाई जाती है। ब्रैक्टिएट भी होता है और इब्रैक्टिएट भी होता है, बट बेसिकली आप देखेंगे तो ब्रैक्टिएट आपको नजर आएगा। कैलिक्स कैसा होता है, कैलिक्स 5 इन नंबर होते हैं। गैमोसिपैलस होते हैं, यानी कि सारे जुड़े हुए होते हैं। अभी हमने आपको इमेज की हेल्प से दिखाया था कि सारे सेपल्स कैसे थे, जुड़े हुए, दैट मीन्स कि दे आर इन गैमोसिपैलस कंडीशन। ठीक है, एस्टिवेशन कैसा है इनका,
एस्टिवेशन कैसा होता है, तो वॉल्वेट होता है और इम्ब्रिकेट होता है, ठीक है। वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट मतलब कि ये जो आपके कैलिक्स हैं बिल्कुल एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी आप सभी के लिए। कोरोला कैसा होता है, 5 ईयर नंबर होते हैं। पॉलीपेटालस होते हैं, यानी कि कई सारे पेटल जो है अलग अलग प्रकार के उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। पैपिलियोनेसी फैमिली, पैपिलियोनेसी जो होता है इसके अंदर कोरोला नज़र मतलब कई सारे अलग अलग टाइप्स के जो पेटल्स हैं यहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन सब एक ही वर्ल्ड में अरेंज नहीं है, अलग अलग एक्सेसेस में अरेंज्ड है, ठीक है। वैक्सिलरी टाइप आपको एस्टिवेशन यहाँ पे नज़र आएगी। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं बचना चाहिए। फिर भी कोई ऐसा इस कंटेंट से रिलेटेड कोई ऐसा डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लिया करिए, लेकिन मन में डाउट मत रखिएगा कि किस टाइप का होता है यहाँ पे कोई चीज़, ठीक है। तो जब आप डाउट मन में रखिएगा तो आपके मन में फिर वहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को जहाँ पे है वहीं पे, जहाँ से भी आपका क्वेश्चन कंटेंट से उठता है, तुरंत क्वेश्चन को पूछिए जो भी डाउट है आपका, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। आगे देखिए एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम आपका यहाँ पे 10 स्टेमेंस है, ठीक है। 10 स्टेमेंस है, ध्यान दीजिएगा। 10 स्टेमेन मतलब कि एक आपका सिंगल एंड लार्ज सबसे बड़ा जो है एक स्टेमेन होता है। इसके साइड से बिल्कुल छोटे 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 आपके कई सारे 9 के करीब में जो स्टेमेंस होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायडेल्फस कंडीशन में स्टेमेन पाए जाते हैं। एंथर जो होता है डाइशियस होता है, मतलब कि जो एंथर है यहाँ पे 2 भाग में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके एंड्रोशियम को लेकर के। अब गायनोशियम की बात करी जाए तो ओवरी जो होती है यहाँ पे, ओवरी कैसी है, ओवरी आपकी सुपीरियर है, ठीक है। सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में आपके, ठीक है। मोनोकार्पेलरी होता है, दैट मीन्स कार्पेल यहाँ पे सिंगल है। यूनिलॉकुलर मतलब जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है वहाँ पे सिंगल लोक्यूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल यहाँ पे शॉर्ट होता है और फ्लैट हेयरी स्टिग्मा आपको नज़र आएगा, ठीक है। फ्रूट कैसा है यहाँ पे, तो फ्रूट यहाँ पे लिग्यूम टाइप का है, यानी कि इस टाइप का आपको नज़र आएगा लिग्यूम, ठीक है। जैसे मटर होते हैं वैसा। सीड यहाँ पे एक से ज़्यादा सीडें बनती हैं और सारे के सारे सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। और इनके सीड्स को आप अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी का इस फैमिली के रिगार्डिंग। अब देखिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करी जाए तो जितने भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहला तो यह आ जाता है कि जितने भी आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं मेंबर्स वो सभी एडिबल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जिनमें कि आपका देखिए रूट नोड, जैसे कि हमने अभी बात की कि जितने भी दालें हैं आपकी वो इसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो दालों के अंदर क्या होता है, उनके रूट नोड्यूल्स में एक नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। रूट्स के अंदर नोड्स पाए जाते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं और ये कैपेबल होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन या अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब देखिए पल्सेस जिनमें ग्राम, मूंग, सोयाबीन आती है, ये सभी मेजर सोर्स होते हैं फूड के लिए, ठीक है। मुलेठी प्लांट जो होता है ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, खांसी वगैरह के लिए जो है वो मुलेठी दी जाती है। सोयाबीन, तो ये सोयाबीन जो होती है और ग्राउंड नट यानी कि जो मूंगफली होती है, इससे ऑयल के लिए ऑयल एक्सट्रैक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग ऑयल निकाला जाता है। सन हेम्प जो होता है ये टिम्बर और फाइबर की तरह भी यूज़ किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इंडिगोफेरा जो होता है ये डाई बनाने के लिए यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। पहला तो सन हेम्प और दूसरा आपका इंडिगोफेरा। दूसरा आपका सेसेनिया और ट्राइफोलिया जो होता है ये एक फॉडर का सोर्स होते हैं। फॉडर मतलब जानवरों के चारे के रूप में इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ल्यूपिन और सीपी जो होता है ये क्या होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सीपी मतलब और स्वीट पी मतलब कि आपने देखा होगा छोटे छोटे नीले रंग के फलीदार जो पौधे होते हैं, इन्हें कहा जाता है स्वीट पी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस फैमिली के रिगार्डिंग। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्लोरल फार्मूला से लेकर के पार्ट से लेकर के एस्टिवेशन इन्फोर्सन सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ की तरफ। तो आज की सीरीज़ का सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोहाइड्रिक इन नेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव में एंडोहाइड्रिक है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका पोरेला, ऑप्शन नंबर बी है आपका पैलिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्रोलानिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका पोगोनेटम। चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि पोगोनेटम। तो पोगोनेटम कैसा होता है, एंडोहाइड्रिक इन नेचर। अब देखिए
पोगोनेटम के साथ में ब्रूम कैपिलर, ठीक है, पहला पोगोनेटम, दूसरा होता है ब्रूम कैपिलर, तीसरा होता है मनियम ऑन्डेला, और उसके बाद पॉलीट्राइकम कम्यूनम। ये सभी क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा फाइलम के मेंबर है, और ये सभी एंडोहाइड्रिक जो होते हैं नेचर वो शो करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि एंडोहाइड्रिक जो होता है यहाँ पे टर्म, उसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे आपने कह दिया कि हाँ जो पोगोनेटम है वो एंडोहाइड्रिक है, तो ऐसा क्या फीचर है जो इन्हें एंडोहाइड्रिक बनाता है, तो देखिए इनमें जो राइजोइड्स होते हैं इनके द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, ये उनके द्वारा ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो एंडोहाइड्रिक नेचर जो होता है वो कहलाता है, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो वाटर यूज़ होता है, तो राइजोइड्स के द्वारा प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करके इसको वहाँ तक पहुँचाने का काम जो है, यही जो क्रिया है ना, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है एंडोहाइड्रिक नेचर, ठीक है। यानी कि पानी को अंदर ही अंदर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच सबस्ट्रेटम, यानी निम्नलिखित में से कौन कॉपर की अधिकता का सूचक है। तो चारों ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका मेलिकाफेरिया इलागेटा, और ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्यूनेरिया हाइग्रोमैटिका, ऑप्शन नंबर सी है आपका पोरेला प्लैटिफिला, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पोगोनेटम हिमालयेंसिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्यूनेरिया। अब देखिए फ्यूनेरिया क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर के रूप में काम करता है, यानी जहाँ पर भी कॉपर रिच सबस्ट्रेटम पाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या करता है, अपनी इंडिकेशन शो करता है, ठीक है। यानी कि जो सूचक है कॉपर की अधिकता का जो सूचक है उसको दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए आपका फ्यूनेरिया है क्या, तो फ्यूनेरिया आपका है मॉस, जो कि नमी छायादार और मिट्टी वाले जो जगह है वहाँ पर उगता है, ठीक है। और नॉर्मली ये उस स्थानों पर ज़्यादा उगता है जहाँ पर कॉपर की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, और यही इंडिकेशन होता है कॉपर की अधिकता का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नाइडेटिया नाइडेटा डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज अ, यानी कि जो नाइडेटा है ये है क्या चीज़, और इसे हैरिस ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ब्रायोफाइट फ्रॉम जुरासिक ऑफ ग्रीनलैंड, यानी कि ग्रीनलैंड के जुरासिक का ब्रायोफाइट। ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रायोफाइट फ्रॉम प्री कैम्बियम ऑफ यूएसए, और ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्राइएसिक ऑफ इंग्लैंड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अननोन प्लांट ऑफ पैरमियम ऑफ स्कॉटलैंड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्राइएसिक ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए इसको आपको कैसे याद करना है, इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे जान लीजिए कि हैरिस द्वारा वर्णित नाइडिया जो है, नाइडिका इंग्लैंड के ट्राइसिक का एक ब्रायोफाइट है, और जिसका वर्णन हैरिस ने वर्ष 1938 में किया था। सबसे पहले इन्होंने ब्रायोफाइट्स को एक्सप्लेन किया था, और सबसे प्रसिद्ध जो ब्रायोफाइट जीवाश्म है वो नाइडिका लांसेटलेटा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्फैग्नम, यानी कि स्फैग्नम के अंदर निम्न में से क्या जो है वो नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका रेटॉट सेल, ऑप्शन नंबर बी है आपका सीटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉलमनेला, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नेक कैनाल सेल्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्नलिखित में से स्फैग्नम के अंदर जो है वो सीटा नहीं पाया जाता, ठीक है। यहाँ पे जो लीफलेट स्ट्रक्चर है स्यूडोपोडियम कहा जाता है उससे, और ये एनालॉगस होता है सीटा के, यानी सीटा नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे क्या है स्यूडोपोडियम में, ठीक है। और ये एडवांस्ड मेंबर ऑफ ब्रायोप्सिटा में पाया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, देखिए कई बार आपको ऐसा लगता हो कि क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके ऑप्शंस अलग होते हैं ना। तो जब आप वही क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन आपका बदला हुआ होगा, तब आप सोचेंगे कि तब इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को उस एस्पेक्ट से भी देखना है। आपका एक लेवल है ना कि आपने इस तरीके से क्वेश्चन को एक्सपेक्ट किया था, तो आप दूसरे लेवल से भी एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसा टीजीटी का एग्जाम है जिसमें इंटरव्यू नहीं है। तो क्या आपको एग्जामिनर इतना ईजी पेपर बना के दे देंगे कि आप तुरंत उसे सॉल्व कर लें? नहीं,
जब कोई चीज़ सिंपल बनाई जाती है तो दैट मीन्स कुछ और तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी उसमें डाली जाती है। अब आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का हो सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे गाइस, लेकिन आपको एक तरीके से अलर्ट होना चाहिए कि हाँ, आपका क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है ना, वो पहले से थोड़ा सा अच्छा होता है। और वैसे भी आप देख रहे होंगे इन 10 सालों में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा बदला है। पैटर्न नहीं, लेकिन लेवल आप काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्टोमस मॉस। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्टोमस मॉस है। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है पोगोनेटम, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्फैग्नम और ऑप्शन नंबर डी है आपका पॉलीट्राइकम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्फैग्नम। तो स्फैग्नम को एक जिम्नोस्टोमस मॉस कहा जाता है और ये इसे पीट मॉस या फिर बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप एस्टिक मार्क कर लीजिए आपके टीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, अगला चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शोन द क्लोरोप्लास्ट हैविंग पायरिनॉइड्स। यानी निम्नलिखित टेरिडोफाइट में से किसके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड होते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिए। चारों ऑप्शन है आपका, इनमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इक्विसेटम, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिलाजिनेला, ऑप्शन नंबर सी है आपका टैरिडियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्सेलिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिलाजिनेला। ठीक है, तो सिलाजिनेला क्या है आपका, एक टेरिडोफाइट है और इसका वैज्ञानिक नाम सिलाजिनेला स्टेलेला है। ठीक है, स्टेलेटा है और इसका प्रयोग जो है वो चिकित्सा कार्यों के लिए किया जाता है। तो सिलाजिनेला के क्लोरोप्लास्ट में जो है वो पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 50 बार के ऊपर। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे स्किप करते हैं गाइस, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है, गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट इन व्हाट। यानी कि युग्मकोद्भिदी अवस्था प्रमुख किसमें होती है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रायोफाइट्स। तो इन सभी में से आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप जान लीजिए कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं भ्रूण बनाने वाले पौधे होते हैं और इसलिए एम्ब्रियो बनाने वाले पौधे, इसलिए इन्हें एम्ब्रियोफाइटा भी कहा जाता है और ये सबसे सिंपलेस्ट पौधे माने जाते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, और ये पौधे जलीय यानी कि आपके जलीय हैबिट में भी रहते हैं और आपके स्थलीय दोनों प्रकारों स्थानों में रह लेते हैं और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है यानी कि उभयचर कहा जाता है। ठीक है, पादप उभयचर। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर आप यहाँ देखेंगे कि नमी और छायादार वाले स्थानों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि मॉस और डेंड्रोसरॉस वंश की जो लगभग सभी पौधे होते हैं, सभी वृक्ष होते हैं, सभी के अंदर तनों पर पत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और तनों के ऊपर जैसे कि जो मोटे मोटे वुडी ट्रीज होते हैं इन्हीं के ऊपर ही छोटे छोटे प्लांट्स के रूप में उगते हैं, यानी कि पेड़ के ऊपर एक पैरासाइट की तरह उगते हैं और इसलिए इन्हें एपिफाइट कहा जाता है, यानी कि पेड़ों के ऊपर पेड़ों की तरह उगना। ठीक है, अच्छा, ब्रायोफाइट्स के जो जीवन काल होते हैं, जीवन चक्र होता है, उसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही अवस्था पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंट आपसे पूछा गया है तो डोमिनेंट या प्रमुख अवस्था उसमें होती है गैमेटोफाइटिक यानी कि युग्मकोद्भिदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीशीज ऑफ व्हाट। यानी कि लाइकोपोडियम की जिस जाति में एक्टिनोस्टील पाया जाता है वो कौन सी है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है एल लाइकोपोडियम स्टेरेटम, ऑप्शन नंबर बी है लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, ऑप्शन नंबर सी है लाइकोपोडियम सर्नम और ऑप्शन नंबर डी है आपका लाइकोपोडियम एनोटिनम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस जाति में जो है वो एक्टिनोस्टील प्रेजेंट होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। गाइस, स्टील जो कितने टाइप्स के होते हैं ना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ इमेज। तो अगर आपको स्टील्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी बॉटनी की प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। हमने जब हम स्पीशीज़ पढ़ रहे थे एल्गी के या फिर ब्रायोफाइट्स के, टेरिडोफाइट्स के, तो हमने वहाँ पे स्टील एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हेट्रोस्पोरी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन व्हाट। यानी कि विषम बीजाणु युता
सॉरी विषम बीजाणुता बताई गई है किसमें देखी गई है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर बी है सिलाजिनेला, ऑप्शन नंबर सी है आपका इक्वेसेटम और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑफियोग्लॉसम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिलाजिनेला। अब देखिए विषम बीजाणुता या सिलाजिनेला में पाया जाता है। विषम बीजाणुता मतलब हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी मतलब कि यहाँ पे मेगास्पोर भी पाया जाता है और माइक्रोस्पोर भी पाया जाता है। ठीक है, हेट्रोस्पोरी मतलब ये नहीं है कि अलग अलग शेप्स के स्पोर जो है वो पाए जाते हैं। हालांकि हेट्रो मीन्स होता है ना, देखिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना, जैसे कि हेट्रोट्रॉफिक आपका होता है। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरी मतलब ये होता है दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स सेम प्लांट में पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हेट्रोस्पोरी। ठीक है, इसमें एक इसका प्रमुख लक्षण है जिसमें गुरु व लघु बीजाणु दोनों पाए जाते हैं, यानी कि मैगा और माइक्रोस्पोर दोनों पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिलाजिनेला। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेंड्रिकल कैप्सूल विद स्यूडोलेटर्स इज प्रेजेंट इन वॉट, यानी कि स्यूडोलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल उपस्थित किस में होता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है एंथोसिरॉस, ऑप्शन नंबर सी है आपका फियोसिरॉस और ऑप्शन नंबर डी है आपका डेंडोसिरॉस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंथोसिरॉस। ठीक है, एंथोसिरॉस में स्यूडोलेटर्स पाए जाते हैं जिनके साथ बेलनाकार कैप्सूल जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंथोसिरॉस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द मिडल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस इज कॉल्ड, यानी कि मॉस की कैप्सूल के बीच के बंध या भाग को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फूट, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉलमेला, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोटोनीमा और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पोर सैक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉस की कैप्सूल के बीच का जो भाग है उसे कॉलमलेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिए कि यहाँ जो संपुटिका होती है उसके संपुटिका मतलब कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल के केंद्र में स्थित होता है और बीजाणु कोष्ठ यानी कि जो जूस्पोर होते हैं उसके जो चैम्बर्स होते हैं उनमें डेवलप होते हैं, और जो बीजाणुओं में स्तंभिका यानी जो कॉलमलेना होता है इसके द्वारा भोज्य पदार्थ तथा जल आदि प्राप्त होता है। तो कॉलमलेना का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना जूस्पोर्स को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए, इसे भी आप एस्ट्रिक मार्क कर लें, आपके टीजीटी के एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स द गैमेटोफाइट नरिशेस द स्पोरोफाइट, यानी कि निम्नलिखित पादप समूहों में किस में युग्मकोद्भिद बीजाणु उद्भिद का पोषण प्रदान करता है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिम्नोस्पर्म्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका टेरिडोफाइटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होते हैं, गैमेटोफाइट जो होता है स्पोरोफाइट को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट होता है दैट इज गैमेटोफाइट। ठीक, ये हमने अभी डिस्कस किया है, जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होते हैं दैट इज गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये स्वतंत्र तथा दीर्घजीवी होते हैं, और जबकि यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है वो काफ़ी छोटे टाइम के लिए होती है। ठीक है, और जो गैमेटोफाइट होती है उस पर आश्रित होती है यानी कि डिपेंडेंट होती है, और इसमें जो होता है जो ट्रू रूट्स होते ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स सभी जो होती है वो अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो आपको जानना ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ब्रायोफाइटा, यानी निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा में नहीं आता, ये आपको बताना है। तो ये आपके एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है, इसलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप एस्ट्रिक मार्क कर लें अपने टीजीटी के एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्टोन वर्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका लिवर वर्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका हॉर्न वर्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टोन वर्ट। ठीक है, तो देखिए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लिवर वर्ट तथा हॉर्न वर्ट आते हैं, जबकि जो स्टोन वर्ट होता है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं, स्टोन वर्ट आपका आता है, दूसरा क्या आता है हॉर्न वर्ट। ठीक है, लेकिन ये जो आपका
जो स्टोन सॉरी आपका लिवर वर्ट आता है, दूसरा आपका क्या आता है हॉर्न वर्ट, जबकि जो स्टोन वर्ट होता है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, यानी कि ब्रायोफाइट्स की क्या विशेषता नहीं होती है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि संवहनी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी है आपका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम यानी कि सुविकसित जड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर सी है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल की मौजूदगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि संवहनी ऊतक। हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो होता है एक ट्रू वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि आपको जाइलम फ्लोएम कंप्लीटली डेवलप यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि डेड होते हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और कर भी चुके हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको, कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है या लगता है कि हाँ हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरे डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि यहाँ पर यानी कि ब्रायोफाइटा में भ्रूण बनाने वाले पौधे यानी कि एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है, और ये सबसे प्रिमिटिव में माना जाता है, और ये जो पौधे होते हैं प्रायः छोटे होते हैं और सर्वव्यापी यानी कि हर जगह दिखेंगे जहाँ पे भी मॉइस्चर हो थोड़ा भी। ठीक है, इनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, और ब्रायोफाइटा को प्रायः वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है फर्न गैमेटोफाइट इज व्हाट, यानी कि जो पर्णांग गंतुकधारी होते हैं ये क्या होते हैं आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मल्टीसेलुलर थैलस यानी कि बहुकोशिकीय हृदयाकार वाला पूर्व कायक। ऑप्शन नंबर बी है लीवर शेप्ड थैलस यानी कि गुर्दे के आकार का कायक। ऑप्शन नंबर सी है आपका यूनिसेलुलर कलरलेस यानी कि एक कोशिकीय रंगहीन। और ऑप्शन नंबर डी है आपका फिलामेंटस मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन यानी कि तंतुमय बहुकोशिकीय और हरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मल्टीसेलुलर थैलस। ठीक है, अब देखिए, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि फर्न प्रोथैलस बीजाणुओं से विकसित होता है, और प्रोथैलस बीजाणु मतलब कि प्रोथैलस जो जू स्पोर्स होते हैं वहाँ से डेवलप होता है, और फर्न एक प्रकार का अपुष्पक पौधा है यानी कि इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इसको जड़, तना तथा पत्ती के भागों में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, और ये बीजाणु घानियों में बीजाणु उत्पन्न करता है, और प्रोथैलस फर्न का गेमिटोफाइट जो स्टेज होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मल्टीसेलुलर थैलस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट, यानी कि संवालक यानी कि प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में घटित होता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिक्सिया। ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्यूनारिया। ऑप्शन नंबर सी है आपका ड्रायोप्टेरिस। और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पाइरोगायरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटोनीमा जो होता है वो फ्यूनारिया के लाइफ साइकिल में पाया जाता है और उसकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। तो फ्यूनारिया का जो पौधा है वो जो मेन और डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और ये दो रूपों में मिलती है। पहला है प्रोटोनीमा और दूसरा है गैमेटोफोर। प्रोटोनीमा जो है वो क्या होता है, ये भूमि पर रेंगने वाली शाखित सूत्री से बना होता है, और ये सेवाल्सम की रचना यहाँ पर होती है। ठीक है, भूमि पर रेंगने वाले यानी क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, ये पटयुक्त होते हैं तथा इनमें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इनकी कुछ शाखाएं जो होती है वो भूमि में प्रवेश करके मूलाभास बना लेते हैं, इनकी मेन रूट बना लेती हैं, राइजोइड बना लेती हैं, तथा कुछ शाखाएं जो होती है वो सीधी पत्रवत कलिकाएं बनाती हैं, जो बाद में चल के गैमेटोफाइट के रूप में विकसित होता है। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट आर, यानी कि धरती पर प्रथम निवासित पौधे कौन से हैं ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी है आपका टाइडोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका जिम्नोस्पर्म्स। ऑप्शन नंबर डी है आपका एंजियोस्पर्म्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो असल में एम्ब्रियो बनाने वाले पौधे होते हैं, यानी कि भ्रूण बनाने वाले, इसलिए इन्हें एम्ब्रियोफाइट्स जो नाम है वो दिया जाता है। अब देखिए,
ये जो होते हैं ब्राइफाइट्स, ये सबसे सिंपलेस्ट जो होते हैं या सबसे प्रिमिटिव जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत लगभग समझ लीजिए कि 100 या 800 के करीब, 800 के ऊपर जो होते हैं वो पाए जाते हैं वंश, और इनमें कई सारी जो प्रजाति हैं इनसे रिलेटेड पाई जाती है। तो सभी को पता होगा कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ये जो ब्राइफाइट्स होते हैं ये नॉर्मली छोटे और ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लगभग हर जगह आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि ये लैंड पे भी एग्जिस्ट करते हैं और ये मॉइस्चर वाले यानी कि पानी की जगह पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि धरती पर जो सबसे पहले जो निवासित पौधा था, सबसे पहले जो पौधा उगा वो था ब्राइफाइट, ठीक है। तो ब्राइफाइटा जो समुदाय है, जो ग्रुप है, उसमें वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लैंड एरिया पे, टेरेस्ट्रियल एरिया पे भी एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ पानी की जो जगह है वहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फर्न प्रोथैलस इज, यानी कि पर्णांग प्रोथैलस क्या है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है हेट्रोट्राइकस, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेट्रोमॉर्फिक, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेल्रोथैलिक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका होमोथैलिक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होमोथैलिक, ठीक है। फर्न प्रोथैलस की बात की जा रही है, तो प्रोथैलस जो होता है फर्न का, ये कैसा होता है, ये आपको नजर आएगा युग्मकोद्भिद, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, युग्मकोद्भिद मतलब होता है गैमेटोफाइट, ठीक है। और आपको पता हो कि ब्राइफाइट्स में जो होता है वो डोमिनेंट कौन सा होता है स्टेज, ये आपको पता हो कौन सी जनरेशन डोमिनेंट होती है, हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनका जो यहाँ पे जो फर्न की गैमेटोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हार्ट शेप्ड की होती है, चपटी होती है, और जो इनका पृष्ठ होता है वो, जो उनका सरफेस होता है, ये अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। अलग अलग मतलब सारा प्लांट बॉडी आपको सिर्फ एक तरीके का नहीं दिखाई देगा। ये आपका कैप्सूल है, ठीक है, ये फूट है, और इस तरीके से और भी जो अदर मतलब लीफ भी है। मतलब आप एक तरीके से देखें तो पूरा जो प्लांट्स है वो पूरा जो प्लांट है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ब्राइफाइटा जो होता है, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो सभी सेल्स होती हैं, ठीक, ब्राइफाइट्स में जो सभी सेल होती हैं, ये सभी ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर मॉइस्चर को सोखने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जनरली वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर पाया जाता है, ठीक है। और इनका नेचर कैसा होता है, तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, होमोथैलिक होते हैं और उभय लिंगी, यानी कि इनके अंदर जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन बियर अ पोडो ब्रांच, यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो पोडो ब्रांच होते हैं ये किसके अंदर एग्जिस्ट, ब्रांच जो है पोडो ब्रांच, वो प्रॉन के किस अपेंडेज में एग्जिस्ट करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन, सब 4 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इनमें सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मैक्सिले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका मैक्सिलुला, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेकेंड मैक्सिलेपीड, और ऑप्शन नंबर डी आपका निकल कर आता है यहाँ पे सेकेंड किलेट लैक। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकेंड मैक्सिलेपीड। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो प्रॉन होता है उसके अंदर जो पोडो ब्रांच है वो किस अपेंडेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड मैक्सिलेपीड जो होता है ये प्रॉन के वहाँ पर प्रॉन का जो पोडो ब्रांच है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 एंटीरियर पेयर ऑफ मैक्सिलेपीड पाए जाते हैं फॉर फीडिंग एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द मैंडिबुलर पैल्प ऑफ प्रॉन इज, यानी कि जो नंबर होते हैं सेगमेंट, जो जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं जिनमें मैंडिबुलर पैल्प जो होता है प्रॉन का वो प्रेजेंट होता है, तो कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं आपको बताना है, ठीक है। या आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो मैंडिबुलर पैल्प होता है ये प्रॉन के कितने सेगमेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देखिए अपने स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 3, ऑप्शन नंबर बी है आपका 5, ऑप्शन नंबर सी है आपका 6, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 12। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन मैंडिबुलर पैल्प ऑफ प्रॉन इज 5, यानी कि 5 जो होते हैं उनमें 5 जो सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पे मैंडिबुलर जो प्रॉन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं जो 5 नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं वो
प्रॉन के मैंडिबुलर पल्प में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 3 एंटीरियर होते हैं, देखिए 3 एंटीरियर मतलब सामने वाले, ठीक है, एंटीरियर पैर में, और 3 एंटीरियर पैर में मैक्सिलरी पीट जो होता है, और 5 पेयर ऑफ जो लेग्स होते हैं, और 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो होते हैं, वो 5 पेयर ऑफ प्लियोपॉड और 1 पेयर ऑफ यूरोपॉड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगर आपको दिक्कत हो रही समझने में, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम जो प्रॉन का पूरा सेक्शन है वो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े सेक्शंस में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ कवर करना बेहद ही मुश्किल है। और वैसे भी गाइज, ये सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है आपका रिविजन का। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है द इमेज फॉर्म्ड इन द कंपाउंड आई ऑफ पैलेमॉन इज। हिंदी में प्रश्न का अनुवाद है कि जो इमेज बनती है, इमेज मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपकी आंखों में इमेज बनती है, तो जो कंपाउंड आई होती है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आई होती है पैलेमॉन की, उसके द्वारा किस टाइप की जो इमेज है या फोटो है या आप क्या कहेंगे प्रतिमा है जो बनती है। ठीक है गाइस, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तभी आप कंपनसेट करने की कोशिश कीजिए। 2-4 क्वेश्चन है जहाँ पे हम ट्रांसलेटेड फॉर्म आपको लेकर आते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉपरेट करिए। कि कंपाउंड आई है, जो वो कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो पैलेमन है उसकी जो कंपाउंड आई होती है, जो कॉम्प्लेक्स आई होती है, हमने अभी बताया कि कंपाउंड आई कैसी होती है। ठीक है, उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो किस टाइप की बनती है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सुपरपोजिशन इमेज, ऑप्शन नंबर बी है आपका एपोजिशन इमेज, ऑप्शन नंबर सी है आपका इन्वर्टेड इमेज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका डिस्टॉर्टेड इमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिस्टॉर्टेड इमेज। ठीक, कैसे बनती है, तो पैलेमॉन की आंखों में 2 प्रकार की छवियाँ बनती हैं। हाँ, इमेज मतलब होता है, देखिए छवि, अभी मुझे पता चला है रिसेंटली, तो इमेज मतलब होता है छवि। तो पैलेमॉन की आंखों में 2 प्रकार की छवियाँ बनती हैं। सबसे पहला होता है अपोजिशन, यानी कि समधिकरण। ठीक है, और सुपरपोजिशन बनती है। तो 2 प्रकार की इमेजेस आपने देखी। ठीक है, पहला क्या बनती है, पहली जो इमेज बनती है वो होती है सुपरपोजिशन, ये वाली। दूसरी जो इमेज बनती है वो होती है अपोजिशन, यानी कि ये वाली। अच्छा, अब आप कहेंगे ये दोनों भी इमेज बनती है, तो ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं है जिसमें लिखा है ये और भी दोनों। अब देखिए, अब यहीं पे आपकी फैक्ट की बात है। फैक्ट की बात क्या है कि अगर पैलेमॉन की आंखों के द्वारा दोनों टाइप की इमेजेस बन रही है, तो इस टाइप की इमेज का एक अलग से नाम होता है, उसका नाम होता है डिस्टॉर्टेड इमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अपोजिशन इमेज जो होती है, इसका निर्माण, इस वाली इमेज का निर्माण तब होता है जब बहुत तेज़ प्रकाश होता है, और प्रॉन जो होता है दिन के समय में जब देखता है ना, तब जो इमेज बनती है वो बनती है अपोजिशन इमेज। ठीक, और सुपर इम्पोजिशन की बात करी जाए, तो सुपर पोजिशन का निर्माण तब होता है जब रात होती है और लाइट का सोर्स बहुत कम होता है, यानी रात नहीं भी होगी तो किसी ऐसी प्लेस पे होगा जहाँ पर रोशनी कम आ रही है, तो उस जगह पे जो इमेज बनेगी दैट इज सुपर पोजिशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द मैंडिबुलर पल्प ऑफ प्रॉन इज, यानी कि जो सेगमेंट्स होते हैं मैंडिबुलर पल्प के प्रॉन के अंदर, तो वो कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 3, ऑप्शन नंबर बी है आपका 5, ऑप्शन नंबर सी है आपका 6, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 12। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं जो कि मैंडिबुलर पल्प में पाए जाते हैं प्रॉन के, वो होते हैं 5। ठीक है, जिसके अंदर 3 एंटीरियर, ये देखिए सेगमेंट्स, यहाँ देखिए सामने की फ्रंट की बात की जा रही है, आपका पैलेमॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो होते हैं, 3 पेयर ऑफ एंटीरियर मैक्सिले जो होते हैं, वो मैक्सिले पीट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 3। ठीक है, इसके साथ 5 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, देखिए आपने देखा होगा प्रॉन के एंटीरियर सेक्शन में पाए जाते हैं। इसके साथ में 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस और 5 पेयर ऑफ प्लियोपॉड जो होते हैं, और 1 पेयर ऑफ यूरोपॉड जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एनाफिलीज, यानी कि जो एनाफिलीज मच्छर होता है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एग्स आर विदाउट लेटरल एयर फ्लोट्स, यानी कि जो अंडे होते हैं इनके साइड में एयर फ्लोट्स नहीं लगे होते। ऑप्शन नंबर बी है ईच एग हैज़ 2 लेटरल एयर फ्लोट्स, यानी कि हर अंडा जो होता है उसके पास 2 लेटरल एयर फ्लोट्स प्रेजेंट होते हैं।
ऑप्शन नंबर सी, लार्वे आर बॉटम फीडर्स, यानी कि जो लार्वा होता है यहाँ पे वो क्या होता है, बॉटम फीडर्स होते हैं, यानी कि नीचे की जो सतह की जो चीज़ें हैं उन पे खा करके जीवित रहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, देखिए, एट द रेस्ट द एडल्ट सिट्स पैरेलल टू द सरफेस, यानी कि जो एडल्ट होता है वो जो सरफेस होता है, जो ज़मीन है उसके पैरेलल ही बैठता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एग्स होते हैं एनाफिलीज मच्छर के, तो हर अंडे के ऊपर 2 लेटरल एयर फ्लोट्स लगे होते हैं। ठीक है। एयर फ्लोट्स मतलब कि जो आपका एग है मच्छर का एग है। ठीक है। मच्छर का जो अंडा है उसके साइड्स में जो होते हैं एयर फ्लोट्स लगे होते हैं। ठीक है। एयर फ्लोट्स क्यों? क्योंकि ये एक फ्लोटिंग टेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं अंडे को, ताकि अंडा जो होता है पानी में डूबकर ख़राब ना हो। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। दूसरी चीज़ की जो लार्वा होता है इनका, लार्वा क्या होता है, ये सरफेस फीडर होता है, यानी कि सतही आहारक होता है। ठीक है। वो क्या करता है, सरफेस पे जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को खा करके जीवित रहता है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन पैलामोन इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट पैलामोन के बारे में बात की जा रही है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब कि श्वसन वर्णक, शायद यही मतलब होता है हिंदी में। ठीक है। तो श्वसन वर्णक जो होता है पैलामोन में वो कौन सा होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लोरोक्रुयॉन और ऑप्शन नंबर डी है आपका हीमोएरिथ्रिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोसाइनिन। ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पैलामोन जो होता है उसमें श्वसन वर्णक जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है तो हीमोसाइनिन होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि कॉपर की उपस्थिति के कारण ये नीला रंग का नज़र आता है। ठीक है। नीले रंग का नज़र आता है, ये आपको याद रखना है किसके प्रेजेंस में, कॉपर के। ठीक है। दूसरी चीज़, हीमोग्लोबिन जो होता है वो स्तनधारी यानी कि मैमल्स के जो आरबीसीज होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड होता है या मैमल्स का जो ब्लड होता है वो रेड नज़र आता है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि यह एक श्वसन वर्णक है, यानी कि जिसमें हीम पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्लोरोक्रुयॉन जो है ये हरे रंग का वर्णक होता है, जो कि किस में पाया जाता है, एनिलिड्स में पाया जाता है, जैसे कि सिबेला। ठीक है। लास्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि हीमोसाइनिन जो होता है, हीमोएरिथ्रिन जो होता है वो रंगहीन वर्णक होता है, जो कि एनिलिड्स में पाए जाते हैं। तो सारी चीज़ आपको याद रखनी है। हीमोग्लोबिन किस में, मैमल्स में। ठीक है। हीमोसाइनिन किस में, पैलामोन में। ठीक है। हीमोएरिथ्रिन किस में पाया जाता है, एनिलिड्स में। ठीक। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब गाइस क्या होता है ना कि कई जो हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं वो कहते हैं कि मैम थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो बच्चों क्या है ना कि अगर एक्सप्लेन हम करते हैं तो फिर और भी जो बच्चे हैं जो ये वीडियो देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रही है। ठीक है। तो जितना नेसेसरी कंटेंट होता है आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है चीज़ों को और अगर आप उनको दोबारा सुन रहे हैं तो जस्ट रिवीजन के लिए इसे देखिए। और अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है। और हाँ, अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हो तो बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऊकानिड स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड, यानी कि जो मलेरियल पैरासाइट का ऊकानिड स्टेज है ये ह्यूमन बॉडी के जो उसका पैरासाइट है उसके किस अंग में नज़र आते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एलटी ग्रेड के लिए, तो इसे आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है। चार ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लिवर ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर सी है आपका सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टमक ऑफ मॉस्किटो। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टमक ऑफ मॉस्किटो। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमन के अंदर वो अलग होती है, और यहाँ पर जब वो ओकाइनिड के रूप में मॉस्किटो के स्टमक में एग्जिस्ट करता है तो इन्फेक्टिव स्टेज में नहीं है। आपने कभी सुना है कि मच्छर को मलेरिया हो गया है? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं फैलाता। इन्फेक्शन कहाँ फैलाता है, इन्फेक्टेड जो स्टेज है वो ह्यूमन बींग्स में देखी जाती है। ठीक है। ओकाइनिड स्टेज में क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इमेज नज़र आएगी। ये है स्टमक मॉस्किटो का। ठीक है। इसके अंदर छोटे 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 अंडे टाइप के पूरे स्टमक को ये घेर करके रखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये जो स्टेज आपको नज़र आ रही है ना ये है आपकी ऊकाइनिड स्टेज। ठीक।
अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिए कि जो स्टमक होता है मॉस्किटो का, उसमें ऊकाइनिड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और ये जाइगोट फॉर्म होती है जो स्टमक होता है मॉस्किटो का, उसके अंदर ये जाइगोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे क्या कहेंगे, ऊकाइनिड। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो स्टेज होती है मलेरियल पैरासाइट की, इसमें ये किस तरह का नज़र आता है, तो वर्मी फॉर्म नज़र आता है, मोटाइल नज़र आता है। वर्मी मतलब इस प्रकार से नज़र आता है, वॉर्म की तरह। ठीक है। मोटाइल मतलब मूव कर सकता है। ठीक। और ये एक ग्लाइडिंग मूवमेंट है, इसके थ्रू ये मूव करता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, मतलब हाँ, अपने सेशन में, जहाँ पे हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है पैरासाइट की, मलेरियल पैरासाइट की, तो वो कौन सी होती है ह्यूमन बींग्स में, तो वो स्पोरोजोइड फेज होती है। ठीक है। स्पोरोजोइड स्टेज होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी आपको 3-4 जो है वो नाम दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि जो करेक्ट सीक्वेंस है पोडोमियर्स का, ठीक है, पैलामॉन के वॉकिंग लेग में, ये जो आपका पैलामॉन है इसके जो वॉकिंग लेग्स होते हैं, इनको लेकर के कौन से ये जो सीक्वेंस है वो सही है आपको बताना है। तो ठीक है, पहले सीक्वेंस देख लीजिए। दिया हुआ है नंबर 1 बेसिस, बी है इश्चियम, सी है कार्पस, डी है मर्सस, ऑप्शन नहीं 5 नंबर है प्रोपोडस, और डी है आपका डेक्टाइलस। ठीक। अब इसको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है जो कि इसके टांगों में प्रेजेंट होती है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि सीक्वेंशियली इसी तरीके से। ठीक। दूसरा है आपका 1 2 4 3 5 और 6। तीसरा है आपका 1 4 2 3 और 6, और चौथा है आपका 1 3 2 4 5 और 6। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो सीक्वेंस है आपका, जिसमें सबसे पहले आएगा नंबर 1, यानी कि नंबर 1 आएगा। ठीक है। दूसरा जो आएगा आपका वो होगा नंबर 2, यानी कि इश्चियम। पहले वाले में आपका क्या आएगा, बेसिस, यानी कि कॉक्सा। दूसरे में आपका आएगा बेसिस, और तीसरे में आएगा इश्चियम आपका। फिर उसके बाद तीसरे में आपका कौन सा आएगा, मैरस। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा कार्पस, उसके बाद फिर आएगा आपका प्रोपोडस। ठीक है। उसके बाद आएगा डेक्टाइलस। ठीक। तो इस तरीके से सारी सीक्वेंस इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है। अब इस जो वॉकिंग लेग होता है पैलामॉन का, उसको एक सीक्वेंस के द्वारा आप याद कर सकते हैं। ठीक है। एक आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि गाइज ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको हर साल आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। या तो आपका एनवीएस में पूछा जाएगा पीजीटी में, या तो आपके राजस्थान पीजीटी में पूछा जाएगा, मतलब पीजीटी का ये कॉमनेस्ट क्वेश्चन है। ठीक। अब भाई झींगे मछली के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि उसमें कितने जो चैम्बर्स में उनके जो स्टमक है डिवाइडेड होते हैं। मैक्सिला मैंडिबल्स के बारे में पूछता है, ज़्यादातर लेग्स के बारे में पूछता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है आपकी, CBIMCPD। ठीक है। ये अगर आप सीक्वेंस याद कर लेंगे गाइस, तो आपको ये सीक्वेंस आप आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, CBIMCPD। ठीक है। तो एक सीक्वेंस है आपका क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, इन पैलामॉन स्टेटोसिस्ट इज सिचुएटेड ऑन द, यानी कि पैलामॉन के अंदर जो स्टेटोसिस्ट होता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है आपको बताना है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एंटेन्यूल, ऑप्शन नंबर बी है आपका मैग्जिले, ऑप्शन नंबर सी है आपका मैग्जिल्यूले, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंटेने। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटीन्यूल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टेटोसिस्ट क्या होता है। ये स्टेटोसिस्ट है आपका एक सेंसरी ऑर्गन। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्रीकॉक्सा जो होता है एंटेना का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये डोर्सल वॉल जो होती है वहाँ पर अटैच होता है। ठीक है। एंटेना का जो डोर्सल वॉल होता है, जैसे मान लीजिए सरफेस है। ठीक है। तो ये जो डोर्सल वॉल होता है, यहाँ पे एंटेना प्रेजेंट है, तो इस डोर्सल वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, इस डोर्सल वॉल पे प्रेजेंट होता है स्टेटोसिस्ट, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्टेटोसिस्ट ऑफ अ प्रॉन इज व्हाट। तो 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका टैंगर रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर बी है आपका कीमो रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रेविटी रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर डी है आपका साउंड रिसेप्टर।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेविटी रिसेप्टर। ठीक है, तो स्टेटोसिस्ट जो होता है एक सेंसरी ऑर्गन होता है प्रॉन के अंदर, और ये क्या होता है ग्रेविटी रिसेप्टर, यानी कि जब प्रॉन ज़मीन पर चल रहा होता है या ज़मीन पे होता है तो ये जो स्टेटोसिस्ट सेल्स होती है ना, ये एक तरीके का उसको सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं कि हाँ वो किस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी जो स्थिति है उसका ज्ञान कराने के लिए स्टेटोसिस्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, पोजिशन, ठीक है, ग्रेविटी रिसेप्टर ही होता है, यानी कि ज़मीन पे होगा तो ज़मीन से उसको सिग्नल मिलेगा कि वो ज़मीन के अंदर है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। तो इसके साथ ही एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में जान लीजिए कि जो फंक्शन होता है वो होता है यहाँ पे स्टेटोसिस्ट का ओरिएंटेशन एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंसिंग बनाने का, और कहाँ पे वो खड़ा है उसकी पोजीशन किस तरीके से है, तो ये सारे काम स्टेटोसिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉक्सिमल जो प्रीकॉक्सा है वहाँ पे एंटीन्यूल्स जो होते हैं वो मिडल कॉक्सा में प्रेजेंट होते हैं। मिडल एंटीन्यूल जो होते हैं मिडल में वो कॉक्सा, और डिस्टल जो होता है वो बेसिस होता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट आपको इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका द पैलेमॉन इन द पैलेमॉन द अपेंडिक्स इंटरना इज एब्सेंट इन व्हाट, यानी जो पैलेमॉन होता है उसमें अपेंडिक्स इंटरना जो होता है किस में मौजूद नहीं होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपॉड्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेकेंड पेयर ऑफ प्लियोपॉड्स ऑफ फीमेल, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेकेंड पेयर ऑफ प्लियोपॉड्स ऑफ फीमेल, और सॉरी दोनों ऑप्शन जो होते हैं रिपीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए इसको आप यहाँ से गायब कर दीजिए। ठीक है, लास्ट है प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द एबव, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपॉड्स। तो ये पैलेमॉन के अंदर अपेंडिक्स इंटरना जो होता है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो ये एब्सेंट होता है फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपॉड्स के अंदर। ठीक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पैलेमॉन इज फाउंड इन व्हाट, जो पैलेमॉन है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके हैबिटेट के बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका इन फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका इन सी वाटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑन लैंड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैलेमॉन क्या है, एक फ्रेश वाटर जीव है। ठीक है, जो कि नदी, तालाब, झील आदि में रहता है। दूसरी चीज़ कि ये रात्रिचर है, यानी कि नॉक्चूर्नल है, और दिन के दौरान जो होता है ये बॉटम में छिपा रहता है। ठीक है, और भोजन की खोज में जब रात में आता है तो ऊपरी सतह पर आ जाता है, और ये क्या होता है एक सर्वाहारी होता है, यानी कि वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन सॉरी वेजिटेरियन नहीं, कार्निवोरस भी है। ठीक है, और हर्बीवोर भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि एक ओमनिवोरस है। ठीक, एक चीज़ और, अभी हमने सेल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि जो पैलेमॉन के अंदर जो आई होती है कंपाउंड आई, वो दो प्रकार की इमेजेस बनाती है। ठीक है, और उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो जो आई होती है उस आई के अंदर किस टाइप की इमेज बनती है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पैलेमॉन जब दिन के समय में होता है तो इसकी आंखों में जो इमेज बनती है वो कौन सी होती है, और कौन सी इमेज बनेगी जो दिन के टाइम में बनेगी। ठीक है, और कौन सी इमेज होगी जो रात के टाइम में बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने जो कॉन्सेप्ट था उसको ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर इन रिलेशन टू द पैलेमॉन एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी कि पैलेमॉन के बारे में यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट आपकी दी हुई है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्टली, इसमें से कौन सा जो सीक्वेंस है वो कोड को मैच करता है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला है आपका ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बी है आपका प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ऑप्शन नंबर सी है आपका रेस्पिरेशन थ्रू बुक लंग्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टेटोसिस्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो कोड दिए हैं कोड्स को एक बार देख लीजिए। ये ऑप्शन नहीं था गाइस, सॉरी मैंने इसको ऑप्शन अगर प्रोनाउंस कर दिया हो तो कोड देखिए, कोड है 1 2 3 4 आर करेक्ट, बी है 1 2 एंड 4 आर करेक्ट, सी है आपका 2 3 एंड 4 आर करेक्ट, और डी है आपका 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि पैलेमॉन जो होता है उसके अंदर ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो पाया जाता है, और यहाँ पे एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई जो होती है वो प्रेजेंट होती है बिल्कुल आगे।
तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। उम्मीद है कि आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। और अपनी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक सदस्य बन सकते हैं, और वहाँ पर आपको मिलेगा डेली PDF स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही जारी रखिए, और जल्द ही आने वाली आप सभी के सामने हमारी मैराथन क्लास, जहाँ पर हम करीबन 4 या 5 घंटों में पूरा जो है डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके TGT और PGT एग्जामिनेशंस के लिए, और बिल्कुल सेपरेट, यानी कि एक साथ मिक्सअप नहीं होगा। जो TGT के बच्चे हैं वो TGT की वीडियो देखेंगे, और जो PGT के हैं वो PGT के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।